चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है चांदनी कहाँ, लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो जाओ मेरी जान, दूर रही आलम पना। कैसे हैं सब जी? ख़वातीन हज़रात, कॉमेडी ग्लैडिएटर्स के साथ, केबी के साथ और ठप्पा ने बादशाह सलामत दे नाल आप देख रहे हैं सुपर ओवर। ख़वातीन हज़रात, दुनिया में जब भी प्लेबैक सिंगर्स की तारीख लिखी जाएगी तो सुनहरे लफ्जों में सिर्फ एक ही नाम लिखा जाएगा और वो है मोहम्मद रफ़ी साहब का। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है कि वो लाहौरी थे। अदब बट जी, रफी साहब की आवाज हमारे दिल के बहुत करीब है। जोधा बाई के सामने हम अपने जज्बात का इजहार रफी साहब के गीत गाकर ही किया करते हैं। वो बैठ जाए, लग रहा है पूरा लाल किला नाच उठा है। आपको तो गाना चाहिए था अभी ना जाओ छोड़कर कि टिड्र भी परे नहीं। रफी साहब की बरसी है, उन्हें खैराज अकीदत पेश करने के लिए एहतमाम किया जाए। ख़वातीन हज़रात, आज मोहम्मद रफ़ी स्पेशल के लिए ट्रिब्यूट पेश करने आ रहे हैं वो जिनको वाकई ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उनके साथ एक ऐसे गुलकार जिनको आप सुन के कहेंगे आय हाय 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 हाय, और एक ऐसी गुलकारा जो पढ़ी लिखी भी है, खूबसूरत भी हैं और जैसे दिलदार परवेज भट्टी साहब कहते थे, ऑडियो भी ते वीडियो भी दोवें चंगियां ने। आ रहे हैं एम अरशद और सारा ताहिर। वेलकम जी, वेलकम टू सुपर ओवर। आप दोनों अपना कीमती वक्त निकाल के आए और आज रफ़ी साहब के लिए हम लोगों ने एक ट्रिब्यूट स्पेशल एपिसोड की है। सबसे पहले तो रफ़ी साहब, जिस तरह मैंने कहा, लाहौरिये थे, आप भी अरशद साहब लाहौरिये हैं, तो ये कनेक्शन पे आपको फ़ख्र होता है? जी बिल्कुल भट्ट साहब, होता है और इसलिए भी होता है कि वो पाल गोश्त चौल वो भी खाते थे, मैं भी खाता हूँ। दाल गोश्त चौल वो भी खाते थे, मैं भी खाता हूँ। तो लाहौरिये अगर ये काम नहीं करें तो फिर क्या करेंगे? और साथ में अगर सुरीला लाहौरिया हो तो फिर सुभान अल्लाह। हाय हाय, सुरीली बात आपने कर दी लेकिन आम भूल गए। रफ़ी साहब आम के भी बड़े शौकीन थे, क्या आप भी आम चूसते हैं कि नहीं? मौसम तो भट्ट साहब ऐसे ही बने हैं बाहर, कीमे वाले नान और अम तो बगैर तो रह ही नहीं सकते। पैकअप यार, क्या बात कर दी आपने। उफ 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 उफ। जहां आप इतनी आमों की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम अगले चौसे, मेरा मतलब अगले मेहमान को बुलाएं। ख़वातीन और हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में खालिद बेग साहब। अरे वाह 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 खालिद साहब, आपने एंट्री मारी, मैंने तो लगे कि जिस तरह रफ़ी साहब की फिल्म के कोई हीरो वॉक करके अंदर आ गए हैं। सर वेलकम टू द शो। ये वेलकम सर। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप सही? बट जी बाखुदा, रफी साहब को आपने जो ट्रिब्यूट पेश करने में ट्रायंगल तश्कील की है उससे हम बहुत मुतासिर हुए हैं। थैंक यू। एम अरशद साहब, आपका नाम वकीलों वाला है, लेकिन आप हमारे बहुत पसंदीदा मौसीकार भी हैं। आप भी मुझे वो जिले तबाही लग रहे हैं। कैसी बात है कि रफ़ी साहब को गुजरे हुए 42 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन आज भी नई जनरेशन उनकी फ़ैन नहीं बल्कि उनकी दीवानी है। ये क्या मामला है? सर देखें कि वो एक लीजेंड लोग थे, बहुत बड़े फनकार थे, ऐसा फनकार तो पैदा ही नहीं हो सकता। बेशक। और नौशाद साहब के फॉलोअर रहे मेरे अब्बा जी भी और मैं भी। तो नौशाद साहब ने ऐसा रफ़ी साहब को गवाया है। एक और मैं बात बताता हूँ भट्ट साहब आपको कि रफ़ी साहब 3 ऑक्टेव सिंगर थे। ये बहुत कम लोग जी, बेस, मिडल और हाई ऑक्टेव, बिल्कुल ये बड़े कम लोग होते हैं, बल्कि होते ही नहीं हैं। ये खुदा की ख़ास उस बंदे पे रहमत होती है जो 3 ऑक्टेव हो।
रफी साहब प्लेबैक सिलेबस बन चुके हैं और जिस तरह शायरों के लिए गालिब साहब सिलेबस बन चुके हैं, उसी तरह हमारे मॉडर्न प्लेबैक सिंगर्स के लिए ये बात सच है कि आपको रफी साहब को स्टडी करना चाहिए। मेरा ख्याल कहते हैं कि जिस तरह अरशद साहब ने फरमाया कि उनके तीनों ऑक्टिव जो थे वो सेम थे, बिल्कुल वो बोलते थे, वो किसी के भी नहीं आज तक ऐसा हुआ। और क्योंकि मैंने जब मास्टर्स किया है तो मेरा तो थीसिस ही मोहम्मद रफ़ी साहब पे था। अच्छा। और मैं उनके रफ़ी साहब के घर भी रहा, और वो वाहिद शख्स हैं जिनके 12 के 12 आकार उनके बोलते हैं। वाह वाह। सारा, आप तो म्यूजिक के अंदर डिग्री होल्डर भी हैं, तो आपकी म्यूजिक रिसर्च में आप रफ़ी साहब को कहाँ प्लेस करती हैं? आपने अगर कुछ सीखना है, आपने म्यूज़िक में बहुत कुछ जानना है, तो मेरे ख्याल से रफ़ी साहब की हिस्ट्री और रफ़ी साहब की गायकी वो काबिल कबूल है, और वो काफ़ी है हमारे लिए कि एक बहुत बड़ा अदारा है हमारा। वाह। रफ़ी साहब के बारे में तो ये मशहूर था कि रिकॉर्डिंग से पहले वो ये पूछते थे कि भाई किस हीरो पे मेरा गाना पिक्चराइज हो रहा है। कॉन्फिडेंस का ये क्या लेवल है? भट्ट साहब, इसमें ये है कि एक गाना होता है जो खुला गाना जिसको बोलते हैं, खुली कर रहा है इंसान। एक होता है विस्पर, और विस्पर को सुर में आप, यानी विस्पर का मतलब ये नहीं है कि आप सॉफ्ट गा रहे हैं और सुर को आप कहीं कहीं और ले गए, बिल्कुल ये सिलसिला नहीं होता। रफ़ी साहब इसलिए भी पूछते थे कि आर्टिस्ट सामने कौन है, कि शम्मी कपूर साहब हैं, धर्मेंद्र जी हैं, या कोई और है, या राजेश खन्ना है, ताकि उनको पता चले कि मैंने इस हिसाब से इसको थोड़ा सा हैंडल करना है, क्या मूड करना है, क्या। अब जैसे एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, आजा, वो मेरे उस्ताद जी ने R.D. बर्मन साहब ने वाह वाह उनसे गवाया, और वो क्योंकि इसलिए भी गवाया कि शम्मी कपूर साहब बहुत इंटरेस्टेड थे रफ़ी साहब में। अच्छा। शम्मी कपूर साहब उन रफ़ी साहब के अलावा हिलते ही नहीं थे, वो कहते थे रफ़ी साहब होंगे तो मैं गाना पिक्चराइज कराऊंगा, वरना मैं नहीं कराऊंगा। बिल्कुल। तो वो जब रफ़ी साहब ने गाना गाया शम्मी कपूर साहब के लिए, तो इस तरह गाया कि लगता था शम्मी कपूर साहब को एक्टिंग मेरे ख्याल में वहाँ से रफ़ी साहब के गाए हुए गाने से मिली। वाह वाह। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, आजा आजा आजा। ये देखिए, ये जो गाना है, ये एक्सप्रेशन दिया है उन्होंने, तो शम्मी कपूर साहब अच्छे लगे हमें। नहीं, मैं तो कहूँ बल्कि वो वाकया भी बड़ा मशहूर है कि रफ़ी साहब स्टूडियो से एक गाना पिक्चराइज करवा के निकले और उनको यही था कि यार ये अमिताभ बच्चन के ऊपर होगा, लेकिन बाद में उनको पता लगा कि ये गाना एक्चुअली अमिताभ बच्चन जंजीर फिल्म के लिए उन पे पिक्चराइज नहीं हो रहा, ये गुलशन बावरा साहब पे पिक्चराइज हो रहा है। वापस वो स्टूडियो गए और उन्होंने कहा कि ये मैं फिर से रिकॉर्ड करवाऊंगा, क्योंकि मैं जब गा रहा था तो मैं अमिताभ बच्चन साहब को माइंड में रख के गा रहा था। रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई, हैं जी बेग साहब, आपके लिए तो बल्कि बनता है रफ़ी रफ़ी कर दी नी मैं आपे रफ़ी होई। वाह वाह। अब मैं फरमाइश करूंगा बेग साहब से कि हमें 3 वो डिफरेंट वेरिएशंस और एक्सप्रेशंस बताएं जो रफ़ी साहब ने इन 3 हीरोज के ऊपर पिक्चराइज की है। एक दिलीप कुमार साहब, और ऊपर से देवानंद साहब, और फिर शम्मी कपूर साहब। आपकी तालियों में। रफ़ी साहब जब अपने वानाबीज का गाना सुनते तो उनको दाद देते, और अगर आपको कभी मौका मिलता कि आप उनके सामने गाना गाते तो उनका क्या रिएक्शन होता? और आपकी बात को बड़ा करता हूँ, उनके जो दामाद हैं परवेज़ साहब, क्योंकि मेरे फैमिली टर्म्स हैं, वो मुझे अक्सर ये कहते हैं, सुन के गाने मेरे, कहते हैं अगर रफ़ी साहब होते ना तो उन्होंने सबसे पहले आपको जप्पी डालनी थी और फिर आपको चूमना था। वाह वाह वाह। बेग साहब, रफ़ी साहब अगर जिंदा होते तो ये तब पता चलता कि वो चुमियाँ किसकी लेते हैं और बफियाँ किसको डालते हैं। मेरे समेत रफ़ी साहब मियाँ नवाज शरीफ को भी पसंद हैं, और छोटे मियाँ तो जहाँ भी जाते हैं यही गुनगुनाते हैं। BBC के एक सर्वे के मुताबिक सॉन्ग ऑफ द मिलेनियम बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। दुर फिटे मुँह आलम पना जो आपने इस गाने के साथ किया है, क्या बात है।
ਬਿਮਾਰੀ ਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਨੱਚਣ ਡਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਪਾਨ ਸਿਗੜੀ ਵੇਚ ਲਿਆ ਕਰ ਬੇਅਦਬ नुसरत तारा, लगता है तेरे बच गए हैं 12, हम हैं एम अकबर। ਇਹ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਂਟ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਰਨਾ ਪਰ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਚਾਰ ਪੱਤੇ ਸੁੱਟੀ ਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦੇਈਦਾ अरे वाह, क्या हसीन इत्तेफाक है। नुसरत तारा साहब आपकी ही कमी थी। साहब की मतलब मेरे मुछा निकल गया तेन सरस शम नहीं आती मेरी कमी सी मैं तेरी कैल्शियम है कमी गैरत दी हुंदी हज़ार दी हुंदी तेन मेरी कमी सी बट चौल घट ते नहीं खादे किधरे घट ते तू खा ही नहीं सकता तू तो एक देख नूं एक फक्का मारना मैं इसलिए चली आई मैंने कहा चले रफ़ी साहब का जिक्र हो रहा तो जाके मैं भी कुछ चार बातें कर ही लूँ। वाह, आप तो इंडिया भी जाती रही हैं, कभी इत्तेफाक हुआ उनसे मुलाकात हुई? बंदा पहले बैंड दे भी कह देता मैं तेन सबक सुनाना आई हाँ नहीं बैठे कितने बैठे बहुत अच्छे हर बंदे अपनी रोटी समझदा मेज से रखन दे हाँ मुलाकात तो कभी नहीं हुई हाँ अलबत्ता खतो किताबत उनके साथ होती रहती थी। अच्छा। जब भी कभी मैं इंडिया जाती थी ना दावतों पे रतन टाटा के साथ और उनके धीरू भाई के साथ जाके मुलाकातें होती थी। रतन टाटा के घर खाना खाया फिर उसको टाटा किया वहीं से वापस आ गए। अच्छा हाँ की याद करवा देता तुसी की जमाना होंदा सी मौसम ठीक होना रात दा टाइम होना तारे आसमान ते जगमगाने चंद ने अपने पूरे जोबन ते आना ते रफ़ी साहब ने मैनू वो गेड़न वाला फोन करना और वो फोन करके फिर मैनू रात नू गज़लां सुनानियां। अरे हालांकि ये गज़लें यहाँ से भी कोई वहाँ सुनाया करता था। अताई पुण मेरे को कोई गल लुकी नहीं हुई माशाअल्लाह जी जी मैनू ना गज़लां दा भी पता ते उस भाई दा भी पता ਜਿਹੜੇ इथों गज़लां सुनाते सन। अच्छा हुण लंडन बैठे ने पहले इथों गज़लां सुनाते सन हुण उत्थों अपनी असलां सुनाण दे। वो भी सुनाया था उन्होंने आपको सर जो तेरा चकराए और दिल डूबा जाए आजा प्यारे पास हमारे, ये नहीं सुनाया? कोई बंदा पूछे मैं होते अमरशद साहब अपना मुलाकात कर रही खाना खान गई या मालशा करान गई वाह 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 जी वाह। आज तो बेंजामिन सिस्टर्स का मैंने सुना था, ये सिल्क सिस्टर्स कहाँ से आ गई हैं? हाँ इन्हें हुण पाई होगी मैं तो 3 महीने पहले दी पाई। एक बड़ा दिलचस्प वाकया था कि के.एल. सहगल साहब का लाहौर में कॉन्सर्ट था और उसके दौरान बत्ती चली गई। लो उस टाइम भी बत्ती जाती थी बत्ती है ही ऐसी चीज़ जान वाली। तो के.एल. सहगल साहब ने कहा भाई जब तक लाइट नहीं आएगी मैं स्टेज पे नहीं जाऊंगा। तो जो इंतज़ामिया थी उन्होंने 13 साल के रफ़ी साहब को स्टेज पे भेजा और उन्होंने बड़े देर तक लोगों को एंटरटेन किया अपनी खूबसूरत आवाज़ से। मेहमानों में उस टाइम पे श्याम सुंदर साहब बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर भी मौजूद थे। उन्होंने फिर शो के बाद आके रफ़ी साहब को कहा कि बेटे तेरे नाल काम जरूर करांगे। बट जी बत्ती तो हुण भी बहुत जाती है। हाँ हुण भी माशाअल्लाह 8-8 घंटे बत्ती जाती है। हुण तो कोई नहीं रफ़ी पैदा हो रहा हुण कड़ा लोड शेड रुक गई है हुण इस तरह दे पैदा हो रहे। हमारे तेतरेपन पर एतराज ना किया जाए, इथे कई तेतरे गांदे फिरन डे ने। हम आज ही सुपर ओवर शो खत्म होने के बाद अरशद साहब से गंडा बनवा रहे हैं। हाँ तो दूजे हाथे आंडा बनवा ले मेरे गाना तो तेरा होना तेरा नाश्ता तो होंदा रहे। बेफिक्र हो मैं तुहानू दवाना बन दांगा। बट साहब यहाँ मैं बात ऐड करती चलूँ कि श्याम सुंदर साहब जिन्होंने लाहौर में मोहम्मद रफ़ी साहब को सुना था, तो मोहम्मद रफ़ी साहब जब इंडिया में स्ट्रगल कर रहे थे तो इत्तेफाक देखिए कि फर्स्ट टाइम जो पहला गाना गाँव की गोरी का गाया रफ़ी साहब ने वो श्याम सुंदर साहब ने उनसे गवाया। वाह 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 जी भट्ट साहब, मैं आज ये सुपर ओवर की ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि आपकी फैमिली को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जुगनू फिल्म जब बनाई और रफ़ी साहब को इंट्रोडक्शन दी शौकत हुसैन रिजवी साहब ने, आपके नाना ने। जी जी। बाकी गाने के बोल तो कमाल थे। वो क्या थे? मैं आपको एक और बड़ी बात कर दूं उसमें, क्योंकि मेरी मुलाकात इनके नाना से भी रही, शौकत साहब से भी रही। जब ये आपने बताया कि यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, और ये गाना मेरे उस्ताद मोहतरम सुहेल राना साहब के वालिद साहब ने लिखा था। अच्छा। लेकिन उन्होंने कहा था ये मेरा नाम नहीं देना क्योंकि हम फिल्मी गाने नहीं लिखते। अच्छा जी हाँ। तो फिर अपना, और ये वाहद एक डुएट है जो मोहम्मद रफ़ी साहब और मैडम नूर जहाँ की आवाज़ में ये है। जी इसी गाने से मोहम्मद रफ़ी साहब के स्टारडम की आगाज़ हुआ था। ਤੁਹਾਡਾ नाम ही बड़ा प्यारा माशाल्लाह, बेग जरा प्यार से। डोंट गो एनीवेयर। एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हा 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 से हा 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 से हा 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 से हा हा हा
आप देख रहे हैं सुपर ओवर मोहम्मद रफी स्पेशल। I am a disco dancer. एक आप गप्पी लहरी हैं यार, आपने कभी ऐसा गप्पी लहरी देखा? बप्पी लहरी तो नलका लगता है मुझे। Ladies and gentlemen, welcome back। आप देख रहे हैं सुपर ओवर मोहम्मद रफी स्पेशल। यार ब्रेक पे जाने से पहले इतने अच्छे मेहमान थे, आपने फिर से एंट्री मार दी। कौन हैं ये लोग और पूरी फिल्म की कास्ट ले आए आप अपने साथ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੱਟ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਅੱਜਕੱਲ ਜ਼ਿਹਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 뮤직 ਤੇ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ 60s ਦੇ ਦੌਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਮਾੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਲੈਜੈਂਡ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਮੌਸੀਕਾਰ ਹੈ ਗੱਪੀ ਲਹਿਰੀ, ਤੇ ਇਹ ਮਾੜੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ हेरोइन माइनस ड्रीम गर्ल। एक मिनट, ये माइनस ड्रीम गर्ल नहीं, ये स्क्रीम गर्ल है। तुम ड्रीम गर्ल नहीं, तुम बैड ड्रीम गर्ल हो, बैड टीम कर ले मरनी नाल फालसा भी बेच लेंदी। वाकई फालसा बेचदी और इन्हू आवाज भी नहीं लानी पैंदी। कस्टमर ਇਹਦਾ शक्ल वेख के अंदाजा लांदा फालसा ही हो सी। ये ऐसी मनहूस है, तुमने अपना नाम ड्रीम गर्ल रख लिया। तुम जैसी अगर लड़कियां ड्रीम में आने लगे ना तो आदमी सोना बंद कर दे। लगता है आप दोनों शीशा नहीं दिखते। बहुत अच्छे। ਅਸੀਂ शीशा ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ डॉलर ਦੀ उड़ान ਵੇਖੀਏ ਜਾਂ रुपए ਦੀ कदर घटदी ਵੇਖੀਏ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। कल हमने शीशा देखा, हम डर गए, ये शेर कौन खड़ा है? ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ 15 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ? टुटे शीशे च खलोण लग पिया। I am a disco dancer. हो I am a disco dancer. मैं हूँ मौसीकार गप्पी लहरी। ला 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 ला। एक आप गप्पी लहरी हैं? हाँ जी। हाँ जी। यार आपने कभी ऐसा गप्पी लहरी देखा? बप्पी लहरी तो नलका लगता है मुझे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਪੀ ਲਹਿਰੀ ਦਾ ਨਲਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹਲਕਾ ਲੱਗਦਾ। तेरे वजन तो ज्यादा सोना पाया हुंदा सी मरने बतਕਾਂ ਦੇ ਖਲਨਾਇਕ। बट जी ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾਇਆ, ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਐਸ ਆਪਣੇ ਹਿਮਾ ਮਾਲੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਜ਼ੇਵਰ ਭਾਬੀ। ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡ੍ਰੀਮ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਬੀ ਦੀਆਂ ਫੂੜੀਆਂ। हम पर मोहम्मद रफ़ी के बहुत सारे गीत फिल्माए नहीं जा सके, वजह थी उसकी। क्या वजह थी? वो गीत नहीं था बड़ी मस्तानी है हमारी महबूबा, तो उस वक्त हमारे पास सफ़ेद बूट नहीं था। अच्छा, तो शुक्र वो कर। गाना जतिंदर को दे दिया गया। ਵੈਸੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸੀ। एक गीत था ना वो, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, जी जी, वो मुझ पे ही फिल्माना था, लेकिन डायरेक्टर ने लोकेशन बदल दी। वो बर्फानी इलाके में ले गया, उस वक्त हमारे पास गर्म कपड़े नहीं थे। ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੱਸ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਿ ਠੰਡ 'ਚ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਢਾੜੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੋਫਿਆ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ, ਡਰੂਪ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। बकवास बंद करो, नई कराची में फटे हुए पापड़ बेचने वाली औरत। चाहे कोई मुझे टारी, मेरे मतलब है जंगली कहे, वाकई एक आइकॉनिक गाना था। वाह जी वाह, क्या डिफरेंट स्केल और क्या डिफरेंट फ्लेवर के साथ ये कंपोज किया गया था शंकर जयकिशन ने। लेकिन एलपी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ सबसे ज्यादा कोलैबोरेशन की थी रफी साहब ने, 369 सॉन्ग्स। उन 369 सॉन्ग्स में से आपको कितने याद है? अब काफ़ी सारे याद हैं। आप कोई बात बताइए, कोई पूछिए उनके। ਯਾਦ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਭੁੱਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। बट जी मैं तुसा की एक और इन्फॉर्मेशन दिया जी जी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ते शंकर जय किशन दोवां दे मोहम्मद रफी साहब दे गाने च इतना ही डिफरेंट है जितना नून लीग ते पीटीआई दा पिंडी च वोटां दा डिफरेंट सी। आपने जब तक मूवी कंप्लीट करनी है तब तक प्लेबैक का ट्रेंड ही खत्म हो जाएगा। ਕਿ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਇਆ ਗਾਣਾ ਸੀ। अच्छा मैनू तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ इतना दुख नहीं होया जितना कुकड़ी दे पंजे दा होया, मैं तुहानू दस्सां। हालांकि 3 ऑक्टेव्स रफी साहब के जो सही एक्सप्लोर किए हैं वो निशाद साहब ने ही किए थे। अगर कोई जरा सैंपल। मोहम्मद रफी साहब दे गले चो खून आया तो उन्होंने किसी नूं नहीं दस्या, कप्ताने नूं एक खत आया उन्हें सारी कौम नूं दसी छोड़िया। अच्छा देखिए, हैरत की बात, निशाद साहब ने इस फिल्म के लिए मुंतखब जिसको किया था प्लेबैक सिंगिंग के लिए वो तलत साहब थे, लेकिन कुछ अनबन हुई और फिर उन्होंने यही गाना रफी साहब को दे दिया। देखिए जी, ये एजाज़ अल्लाह ताला ने रफ़ी साहब को देना था। हालांकि नौशाद साहब खुद तंबाकू नोशी बड़ी टिका के करने वाले थे, वो तो रिकॉर्डिंग के दौरान उन्होंने तलत साहब को सूटा नहीं लगवाया, इस बात पे बात खराब हो गई। नाराज हो गए, उन्होंने सिगरेट पेट्रोल पंप ते ला लिया सी।
राजेश खन्ना साहब पे किशोर कुमार की आवाज बहुत सूट करती थी, लेकिन जो गाने रफी साहब ने उनके लिए गाए वो वाकई उनके लिए गाए। जैसे कि गा के बताइएगा। आशा भोसले और सुमन कल्याणपुर के साथ रफ़ी साहब ने बहुत से गाने गाए, लेकिन जो गाने उन्होंने लता जी के साथ गाए उनकी केमिस्ट्री इतनी जानलेवा क्यों थी? मैं समझती हूँ कि रफ़ी साहब खुद इतने लेजेंड शानदार सिंगर थे, तो ये मुझे लगता है कि कुदरत ने ऊपर से ही ये केमिस्ट्री मैच करके भेजी थी। और मुझे लगता है कि लता जी के साथ जो उनके गाने हैं वो इसीलिए सुपर डुपर हिट हैं कि उनकी केमिस्ट्री नेचुरली बहुत ज़्यादा मिलती है। अरे वाह, इंटरेस्टिंग फैक्ट आप ये भी बताएं कि रफ़ी साहब ने पूरे कपूर खानदान की 3 जनरेशंस के लिए गाना गाया है ना सर? बिल्कुल ऐसे ही किया है, लेकिन एक जगह पे तो ऐसा हुआ कि फिल्म लैला मजनू बननी थी, 1976 की बात है जी। तो मदन मोहन साहब को ये फिल्म मिली और उन्होंने कहा कि ये फिल्म की स्टोरी है, उन्होंने उसके मुताबिक सारे गाने बनाए। तो उन्होंने कहा कि ऋषि कपूर की तो उम्र जो है वो बहुत छोटी है और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर गाने जो है वो शैलेंद्र के ही इसके होने चाहिए। तो मदन मोहन साहब ने कहा कि नहीं, ये गाने मोहम्मद रफ़ी साहब ही गाएंगे, वो इस पाए के सिंगर नहीं हैं, जो रफ़ी साहब हैं वो मुझे पता है। और ऐसा ही हुआ और पता ही नहीं चला कि ऋषि कपूर जो है वो 22, 23, 24 साल के हैं और उनके ऊपर ये अपना रफ़ी साहब के गाने पिक्चराइज हुए। क्या बात है। रफ़ी साहब की ज़िंदगी का आखिरी फिल्म फेयर जो था वो उनको ऋषि कपूर साहब की फिल्म के लिए मिला था। जी जी बिल्कुल, ऐसे फिल्म कर्ज थी और उसमें उन्होंने गाना जो गाया था ऋषि कपूर साहब के लिए और सुपर डुपर हुआ वो गाना। आप देख रहे हैं सुपर ओवर मोहम्मद रफ़ी स्पेशल। सारी रात गुजारी रल के तेरा बेगज पर आके नहीं। वो जो को कहते हैं रब्बा बेग लिया तेरा मैं जहान। आजा आजा लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। एक गाना था मेरे उस्ताद जी का, आर डी बर्मन साहब का, तुम बिन जाऊं कहाँ जी जी के दुनिया में आकर, बहुत गाया हमने। उसमें किशोरदा और उसके बाद एक फर्स्ट वर्स और किशोरदा ने कहा है, उसके बाद सेकंड वर्स जो है ना वो रफ़ी साहब ने कहा है जी। वो ऐसे लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। उस अंतरे के बाद जब रफ़ी साहब ने अंतरा गाया ना तो क्या कहना है जी बेकार। सुपर ओवर के अंदर हमेशा यादगार बैटिंग इनिंग होती है जब पार्टनरशिप कामयाब होती है। आज हमारे साथ एक बड़ी यादगार पार्टनरशिप होने वाली है और वो है सारे जी और बेग साहब की। सर ख़वातीन और हज़रात, आज आपके लिए एक स्पेशल ट्रीट है क्योंकि रफ़ी साहब का हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ उनकी शागिर्द मौजूद हैं वाया सैटेलाइट ऊषा टिमोथी, जो कि हमसे बात करेंगी। और मज़े की बात यह भी बता दूं, खालिद बेग साहब ऊषा जी के शागिर्द हैं, तो इस लिंक से रफ़ी साहब आपके दादा उस्ताद हुए। जी हाँ। क्या बात है, अरे क्या बात है, वाह। अस्सलाम वालेकुम ऊषा जी एंड वेलकम टू सुपर ओवर। रफ़ी साहब अनडाउटेडली दुनिया भर में सबसे बेहतरीन प्लेबैक सिंगर थे। मुझे बताएं कि वो इंसान कैसे थे? नमस्ते दोस्तों, आदाब, मैं ऊषा तिमोथी। ये पहला ही गीत 13 साल की उम्र में मैंने रफ़ी साहब के साथ फिल्म हिमालय की गोद में गाया था और वो गाना सुपर डुपर हिट हुआ और वहीं से मेरा बहुत नाम हो गया। साहब का आशीर्वाद मुझे बहुत मिला, उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह संभाला। दुनिया के हर कोने में मैं उनके साथ गई हूँ, हर जगह मैं गई हूँ उनके साथ। और रफ़ी साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, वो तो फरिश्ता ही थे, वेल मैनर्ड, वेल कैरेक्टर्ड, और जितनी भी तारीफ़ की जाए उनकी उतना ही कम है। ऊषा जी, याद कीजिए वो शाम जब रफ़ी साहब का आपको फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि कुड़िए सितंबर असी UAE जाना है ते राह विच मैं तेनों अपना शहर लाहौर भी विखाना है, ज़रा उसके बारे में बताएं। 22 जुलाई 1980 को रफ़ी साहब का मुझे कॉल आया था और उन्होंने कहा था कि उषा हम तैयारी कर लो, सितंबर में हम लोग पाकिस्तान होते हुए आगे जाएंगे। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि
मुझे लगा कि मैं मैडम नूरजहां से मिलूँगी, मेहदी हसन साहब से मिलूँगी, बहुत ही एक्साइटमेंट थी मुझे में। लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। साहब इस दुनिया से 8 ही दिन बाद चले गए। उषा जी, क्योंकि आपकी तमन्ना थी कि आप यहाँ आके मेहदी हसन साहब को मिलना चाहती थी और मलका तरन्नुम नूरजहान को मिलना चाहती थी, तो मैं आपको बता दूं कि मैं मलका तरन्नुम नूरजहान का ग्रैंडसन हूँ, नवासा कह लें। तो अस्सलाम वालेकुम, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और इसी तरह हमारी मुलाकात होनी थी। मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी है कि अहमद भट्ट साहब जो कि मैडम नूरजहां के ग्रैंडसन हैं, उनसे मेरी बात हुई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इतनी बड़ी हस्ती नूरजहां जी, और मुझे लगा कि मैं मैडम नूरजहां से ही बात कर रही हूँ। आप रफ़ी साहब के साथ तो लाहौर नहीं आ सकी, लेकिन मैं आपको दावत देता हूं कि आप 100 बिस्मिल्लाह लाहौर आएँ, क्योंकि वाकई लाहौर है। तुसी एक बार लाहौर आओगे तो तुसी कहोगे वाह, वाकई लाहौर है। थैंक यू वेरी मच उषा जी फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमें एंटरटेन करती रहें। बेग साहब, मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि मैं मोहम्मद रफ़ी साहब के ज़माने में पैदा होती और वो मेरे लिए ये गीत गाते, लिखे जो खत तुझे, जड़े तेरे को पढ़े नहीं जानते, लिखे जो खत तुझे, वो सारे ही पढ़े गए, जो तेरी याद में। तो कह की रही लिखे जो खत तुझे, बंदा तेन खत लिखे, तू कंटेनर ते खलो के लहरा दे। ये उन खतों का जिक्र कर रही है जो खत पकड़े जाते हैं। अक्सर खत फड़े जाते हैं, मामे चाचे ताए जो तो फड़ लेने, फिर उन्हें डीक्लासीफाइड कर देते। बट जी कोई भी खत लिखे ना केबी नु डायरेक्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि लेटर बक्स ओदा अपना है। अपने लेटर बक्स साडा मारना कर, अल्लाह ने सानू पूरा डाकखाना देता है। ये डाकखाना नहीं, जीपीओ है। जीपीओ होवे या डाकखाना, रिकॉर्ड नु ते अग लगी पई। तेनू कहने गया सी सीएनजी दे सिलेंडर को रख। ए केड़ा सिलेंडर है? ये मुकद्दर का सिलेंडर है। वाह वाह वाह, मुकद्दर का सिलेंडर, वाह। मैं कह जी केबी दी फरमाइश पूरी कर दियो। ख़वातीन और हज़रात, सुपर ओवर मोहम्मद रफ़ी स्पेशल अपने इख्तिताम को पहुंचा, मगर ये कैसे हो सकता है कि हम आखिरी ओवर के अंदर, आखिरी बॉल के अंदर छिक्का ना मारें। तो आपकी भरपूर तालियों में एक वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय सारा जी एंड खालिद बेग साहब।